Hello dear students, welcome to Krishna Institute. So as you know, we are discussing about the nationalism in India, and now in part 5 we are going to discuss about the sense of collective belonging. As you know, India is very diverse country. भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ, भाषा। सो इतने बड़े कंट्री में फिर डाइवर्स होना एक आम बात है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में पहले ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स इस जो डाइवर्स हमारा कल्चर था तो उनमें आपस में फूट डाल के रखते थे। ओके, सो और उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाबी भी मिलती थी और कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम रहता था। दैट्स वाई जो मूवमेंट होते थे वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। सो नाउ हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड, नेशनलिज्म कैसे फैला? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू थिंकिंग दैट और बिगिन टू बिलीव दैट दे आर फ्रॉम द सेम नेशन। भाई वो सब क्या है, वो एक ही नेशन से हैं, एक ही देश से हैं। ओके, एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, मास एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी लोगों को एक इंस्पायर कर रहे हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। और अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम है या सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के टाइम है, अलग अलग पार्टिसिपेंट का टारगेट अलग अलग होता था, ठीक है, बट फाइनली उनको एक लेवल पे लाने के लिए कुछ क्या करना पड़ा हमें, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ा, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यूज़ करने पड़े, कुछ पिक्चर्स हैं या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, उसको हमको यूज़ करना पड़ा। बिकॉज देर वॉज अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस थे। एंड द नेशनलिज्म कैप्चर्ड द पीपल्स इमेजिनेशन, यानी कि लोगों की एक इमेजिनेशन है उसको कैप्चर किया और उसके थ्रू लोगों को हमने किसी न किसी फॉर्म में देशभक्ति के लिए लाना शुरू किया। अब इसमें हम लोग अगर मेन रोल करें, विच फैक्टर्स प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन दिस, किन किन फैक्टर्स का इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा? हाउ वी मेक कलेक्टिव बिलोंगिंग, हमने किस तरह सब लोगों को, अलग अलग जो रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग एरिया के लोग, उनको एक लेवल पे या एक इंडिया के बारे में सोचने के लिए हमने क्या क्या किया। अब जैसे फर्स्ट फीमेल एलिगरी, ओके, या सिंपली अगर हम कहें कि एज यू नो फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो उसमें आपने पढ़ा कि जर्मेनिया और मेरिन, जो कि फ्रांस और जर्मनी की एक फ़ीमेल एलिगरी थी, उन्होंने अपनी कंट्री को एक महिला रूपक के तौर पे डिज़ाइन किया, बनाया। सेम थिंग हैपन इन इंडिया, भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इन द टाइम ऑफ 1870s, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज्ड रॉट अ हाइम वंदे मातरम। ओके, उन्होंने एक हाइम लिखा जो कि आज हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, ठीक है। एंड सो अ न्यू हाइम वाज रिटन डेडिकेटेड टू आवर मदरलैंड, हमारी जो मातृभूमि है उसको डेडिकेटेड एक स्तुति एक रची गई वंदे मातरम की, ठीक है। अब इसे बाद में उन्होंने उनका जो नॉवेल है आनंद मठ, आनंद मठ में उन्होंने कंपोज किया, ठीक है। तो ये क्या था, बिकॉज नाउ वी वांट टू मेक एन इमेजिनेशन ऑफ आवर कंट्री, हमने क्या किया, अपनी कंट्री को अब आगे एक इमेजिनेशन में यानी इमेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो क्यों अभी एक पेंटर थे, उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। सो अवनींद्रनाथ टैगोर क्रिएटेड अ पिक्चर ऑफ भारत माता।
ओके, एज आई टोल्ड यू फीमेल एलिगरी यानी कि क्या हुआ, वी हैड विजुअलाइज्ड आवर नेशन एज अ विमेन, हमने अपने कंट्री को क्या किया, एक महिला के तौर पर प्रदर्शित किया। ओके, अब वो पिक्चर क्या है, वो पिक्चर है भारत माता का पिक्चर था। सॉरी, सो एट द टाइम व्हेन फीमेल एलिगरी वाज मेड, जब उस महिला के तौर पे भारत को पिक्चराइज किया गया, तो एक एस्थेटिक पिक्चर के तौर पे उसको पोर्ट्रे किया गया था, यानी एक सन्यासिनी के तौर पे उसको बनाया गया था। आपकी बुक में वो पिक्चर भी है, ठीक है, पेज नंबर 71 पे ये टॉपिक है, तो वहाँ पे वो पिक्चर भी है। तो उनके 4 हाथ बनाए, उन चारों में अलग अलग उन्होंने, यानी एक में माला दी गई थी, वो माला जप रही हैं, एक में खाना है, एक में कपड़ा है। ओके, सो शी वाज ऑफरिंग द मेन थिंग्स टू आवर पीपल, ठीक है, यानी भारत माता क्या कर रही है, वो अपनी जनता को जो मेन चीज़ें हैं वो देने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। सो नाउ दीज पॉपुलर प्रिंट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, सभी लोगों को धीरे धीरे वो अवेलेबल कराने की, ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रिंट्स को लोगों तक पहुंचाया गया ताकि सभी लोग देखें और इंस्पायर हों, ठीक है। तो भारत माता का जो पिक्चर है, तो हाँ ये है कि टाइम के साथ साथ बिकॉज अवनिंद्र नाथ ने जो पिक्चर बनाया, बाद में अलग अलग आर्टिस्ट ने उसको अलग अलग फॉर्म में पेंट किया। ओके, सो सम लाइक अवनिंद्र नाथ पेंटेड इज इन एस्थेटिक फॉर्म, उन्होंने तो सन्यासिनी के तौर पे बनाया, बाद में कुछ ने उनको एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनेशन भी दिया, जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर है, तो उसमें क्या है कि भारत माता एक हाथी और शेर के साथ खड़ी हुई हैं, हाथ में उनके तिरंगा है, सर पे मुकुट है, ठीक है, इंडियन मैप में वो पिक्चर है। सो दैट इज शोइंग द पावर, ठीक है, वो क्या दिखाती है, वो ताकत दिखाती है, सत्ता दिखाती है। ओके, सो डिवोशन टू दिस मदर फिगर। अब जैसे सम पेंटर्स पेंटेड सम पिक्चर दैट सम पीपल आर ऑफरिंग देयर हेड टू भारत माता, यानी कुछ ऐसी पेंटिंग भी बनाई गई जिसमें लोग क्या कर रहे थे, अपना जो सर है, ठीक है, वो भारत माता को इस तरह से समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या दिखा रहा था, वो कुर्बानी देने का एक जज्बा दिखा रहा था कि लोग जो है भारत माता के लिए कितना समर्पित हैं, वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं। ओके, so devotion of this kind, or devotion of devotion to this mother figure came to be known as the nationalism, यानी कि भारत माता के प्रति इस तरह का जो डिवोशन है वो क्या था, वो एक एविडेंस था, ठीक है, किसी के नेशनलिज्म का। ओके, तो ये है, यानी वंदे मातरम, भारत माता, पर्सन आप याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड फर्स्ट इमेज एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम, उन्होंने भी एक पिक्चर बनाया था, ठीक है, क्लियर। बाद में बहुत सारे पेंटर्स ने, अलग अलग पेंटर्स ने उनको अलग अलग फॉर्म में डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फोक टेल्स। सेकंड, फोक टेल्स। ओके, देखो जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स नाम के 2 भाई थे। ग्रिम ब्रदर्स ने पूरे जर्मनी में टूर किया और वहाँ के जितने भी फोकटेल्स थे, यानी कि लोकल कहानियाँ थी, उनको इकट्ठा किया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस ऑल्सो ट्राइड दिस मेथड, उन्होंने भी इसके लिए काम करना शुरू किया। एंड मैनी पर्सनस एंड दे फाउंड सम ट्रेडिशनल फोकलोर्स, उन्होंने अपने जो इलाके की विशेष कहानियाँ हैं उनको इकट्ठा किया, बिकॉज वी वांट टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड। हम क्या करना चाहते थे, हम अपना जो एक प्राइड है उसको दिखाना चाहते हैं लोगों को। ओके, बिकॉज एट दैट टाइम इन एंशियंट टाइम, इन स्पेशली इन लेट 19th century दिस एक्ट वो स्टार्टेड, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के आखिर में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये काम चला। एंड द folk tales which usually sung by we can say there were many ballads हम बोलते हैं जो नाटक जिन पे खेले जाते थे। ओके, एंड एक कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, जैसे कि उनको हम बार्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं उनको भाट या चारण।
तो भाटी चारण का काम क्या रहता था कि ये कम्युनिटी के लोग गांव-गांव घूमते थे और वो वहाँ की जो लोकल फोकटेल्स होती थी, लोकगीत होते थे, उनको गाते थे। तो वहाँ के पर्टिकुलर लोकगीतों में उन्हीं के ही लोकल हीरोज़ एंड लेजेंड्स के बारे में वो डिटेल रहती थी, जो लोगों को बड़ा इंस्पायर करती थी, उनको प्राउड फील कराती थी। सो दैट्स वाई इंडियंस ऑल्सो started this work, and usually which folktales were sung by bards, now they want to make them in a collective form. वो अब क्या करना चाहते थे, उनको एक इकट्ठा करना चाहते थे. सो इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड दिस वर्क, उन्होंने भी इसके लिए काम किया. एंड Tagore started touring in their area, and he started collecting the ballads, nursery rhymes and some other myths. उन्होंने वहाँ की जो नाटक रचिकाएँ थी, इसके अलावा बाल गीत थे, जो बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियाँ थी, कुछ मिथक थे या कुछ ब्रेव स्टोरीज़ थी, वीरों की कहानियाँ थी, उनको इकट्ठा किया और उनको लोगों तक पहुँचाने का उन्होंने काम स्टार्ट किया. ठीक है. And in Madras, there was a person, Natesa Shastri. Natesa Shastri, who published his 4-volume massive work of folktale, and the name of the folklores of Southern India. Okay. तो उन्होंने उसका क्या नाम था कि द फोकटेल्स ऑफ साउदर्न इंडिया. ओके. तो साउदर्न इंडिया में अब ये नतेसा शास्त्री कहाँ थे? मद्रास में. सो इन मद्रास नतेसा शास्त्री डिड अ ट्रेमेंडस वर्क बिकॉज ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द फोकटेल्स, एंड ही पब्लिश्ड अ वॉल्यूम, एंड द नेम ऑफ द वॉल्यूम द फोकलेज ऑफ साउदर्न इंडिया. ओके. तो इससे क्या हुआ कि लोगों को उनके जो लोकल हीरोज़ हैं या इंडिया के पुराने हीरोज़ रहे, लीजेंड रहे, उनके बारे में पता लगा. नाउ उनको भी जो फीलिंग है, प्राइड का एक जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ हुआ. उनको भी जो गर्व महसूस हुआ अपने कहानियों के जो पात्र थे उन पर. तो ये भी क्या हुआ, इसने भी लोगों को अब एक लेवल पे आने के लिए, यूनिफाई होने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर किया. ओके. तो ये क्या सेकंड रोल किसका था? सेकंड रोल था फोक टेल्स. ओके. नाउ थर्ड हम लेते हैं फ्लैग, न्यू फ्लैग्स. ओके. सो एज यू नो, एट दैट टाइम इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया देयर वर मैनी किंगडम्स. बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थे, किंगडम्स थे, रियासतें थी, सबके अलग अलग रूलर थे, अलग अलग फ्लैग थे. सो देर वॉज नो a single flag which can dominate or which can be used as whole Indian territory. पूरे भारत के लिए कोई ऐसा फ्लैग था ही नहीं. ओके. सो दैट्स वाई now at the time of Swadeshi movement, a new tricolor was designed, and the tricolor was designed like red, yellow and green. ठीक है. रेड, येलो, ग्रीन. तो इन तीन रंगों का एक झंडा बनाया. ये बंगाल मूवमेंट के दौरान ये झंडा बना. अब उस झंडे में क्या था कि ऊपर ग्रीन कलर, नीचे रेड कलर और बीच में येलो कलर. ठीक है. तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन थी. मीन्स उसमें तीन कलर थे, रेड, येलो, ग्रीन, तीन कलर को उसने यूज़ किया. ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे 8 लोटस बनाए गए थे. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने लोटस थे? 8. वाई दीज 8 लोटसेस वर रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश एरिया. यानी इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे वो 8 प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे. तो हर लोटस किसको दिखाता था? वो दिखाता था एक प्रोविंस को, रिप्रेजेंट करता था. और यहाँ लोअर पार्ट में क्रेसेंट मून बना हुआ था. ठीक है. सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ आवर इंडियन फ्लैग्स. तो टाइम टू टाइम जो इंडियन फ्लैग्स हैं वो बदलते रहे हैं. कभी
यहाँ पे एक लोटसेस हैं, कभी उसमें चरखा स्पिनिंग व्हील यूज़ हुआ। अभी आजकल हम लोग जो हमारा अब फ्लैग है उसमें हम लोग अशोक चक्र यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट नेशनल लीडर्स वर डूइंग, नेशनल लीडर्स कर क्या रहे थे, दे वर सिम्बलाइजिंग समथिंग विच कैन बी पीपल यूज्ड एज आइकन। भाई कुछ ऐसे सिंबल यूज़ कर रहे थे जिसको लोग क्या कर सकें, एकता के प्रतीक के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो फ्लैग जो कि क्या हुआ, जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस दौरान ये ट्राई कलर बने, ठीक है। फिर बाद में गांधीयन पीरियड में क्या हुआ कि जो फ्लैग था उसमें बीच में रेड येलो की जगह वाइट कलर आ गया, ठीक है। यानी गांधीयन पीरियड में कौन सा फ्लैग कलर यूज़ हुआ, रेड वाइट एंड ग्रीन, और बीच में क्या लगता था यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लगता था, एक स्पिनिंग व्हील, ठीक है, एक चरखे का इस्तेमाल होता था गांधीयन पीरियड में। तो बेसिकली एट दैट टाइम वो जो झंडा बनाया जाता था खादी कपड़े पे उसको बनाते थे। बाद में एट द टाइम ऑफ 1947 पिंगली वेंकैया ने अपना जो लेटेस्ट फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया था। टाइम टू टाइम फ्लैग चेंज होता रहा है, ओके। सो दिस वाज now fourth reinterpretation of history. So this was the fourth factor which created the collective belonging among Indians. हुआ क्या है, एज यू नो ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया कि इंडियंस आर वेरी प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गवर्न देमसेल्फ। यानी इंडियंस जो हैं वो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं और वो खुद को रूल नहीं कर सकते। सो एक टू अराउंड यही स्कूलों में पढ़ाया जाता था, एक ऐसा ही एनवायरनमेंट इंडिया में उन्होंने क्रिएट कर दिया। सो नाउ आवर इंडियन नेशनल लीडर्स, अब उन्होंने क्या किया, दे वांट टू क्रिएट अगेंस्ट दिस फिनोमिना। अब वो इसके अगेंस्ट हमें एक माहौल तैयार करने की एफर्ट हमने लगाए। सो कैसे कर सकते थे, वी हैड टू लुक इनटू पास्ट। हमने क्या किया, पास्ट में झांकना शुरू किया, हिस्ट्री में झांकना शुरू किया। एंड एज यू नो बिफोर ब्रिटिश पीरियड वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड एट अ टाइम वी वर अ लीडिंग कंट्री, एक जिसको हम कह के वर्ल्ड में एक अच्छे लेवल के हमारा हिस्ट्री रहा है, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। सो दैट्स वाई उन्होंने उस टाइम को एक प्राइड के तौर पे दिखाना शुरू किया, जिस टाइम पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक लीड करता था, जो ट्रेडिंग है उसके फील्ड में लीड करता था। तो लोगों को क्या किया कि जो लीजेंड्स थी, जो एंशिएंट स्टोरीज थी, वो लोगों के सामने लाई गई, जिससे लोगों को पता चला कि उनके जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश पीरियड से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, हिस्ट्री वो स्टार्टेड डिक्लाइन, ठीक है। जो डिक्लाइन आया वो किस पीरियड में आया, ब्रिटिश पीरियड में आया। सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस। बट ऐसा नहीं कि वो सारे जो फैक्टर्स थे वो सब कामयाब भी रहे, बिकॉज कुछ फैक्टर्स ऐसे भी लाइक कांग्रेस वाज ट्राइंग टू यूनिफाई ऑल पीपल, बट देयर वर सम रीजंस दैट समवेयर दे वर फेल, कहीं ना कहीं वो फेल भी थे। जैसे सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो रीजनल प्रॉब्लम्स थी, या स्पेशली कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मेजर हिंदूज़ के रिगार्डिंग उस टाइम ऐसा एक फिनोमिना क्रिएट हो गया, तो स्पेशली दलित और मुस्लिम लोग उस समय अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम था, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग के टाइम पे सिंबल्स यूज़ हुए, सिंबल यूज़ हुए जैसे कि फीमेल एलिगरी, वहाँ पे भी भारत को एक देवी का दर्जा दिया। उसके बाद आते हैं फोक टेल्स, फ्लैग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज फ्लैग में तो क्या हुआ था कि हर तरह के सिंबल, जैसे क्रेसेंट मून भी यूज़ हुआ, ठीक है। एंड तो क्रेसेंट मून दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए इंक्लूड रहता था। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में भी उस पीरियड को ज़्यादा फोकस किया जो हिंदू पीरियड था। तो इन सब एक्ट की वजह से क्या हुआ, जो अनदर कम्युनिटीज़ थे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हिंदूज़, वो सब कम्युनिटीज़ क्या हुआ, लेफ़्ट आउट हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि
ना तो हमारी हिस्ट्री को इंक्लूड किया है, ना ही हमारे लीजेंड्स को इंक्लूड किया है। एंड इन लाइक फीमेल एलिगरी भारत माता है, तो उसको भी एक देवीय दर्जा दिया गया। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम भी थी, बट स्टिल एवरीबडी वॉज थिंकिंग फॉर इंडिया। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन, सो वेदर इंडियन पीपल वर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑन व्यू, सब अलग अलग लेवल पे अपना सोच रहे थे, बट एवरीवन वांट टू गेट रीड ऑफ कॉलोनाइजेशन। पर हर कोई ब्रिटिश पीरियड से ये जो कॉलोनाइजेशन था उससे छुटकारा पाना चाहता था। एंड उन्होंने इस फील्ड में अपने अपने लेवल पे काम भी किए। सो फाइनली इन 1947 वी वर इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये था चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड इसके जो पार्ट्स हैं, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, तो आपको बड़े अच्छे से करना पड़ेगा। देयर इज सम क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते हैं, स्पेशली 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एक ये जो अभी हमने किया टॉपिक है 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये हेडिंग बना के इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इससे पहले वाले जो टॉपिक्स रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, उनमें भी आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पूना पैक्ट है, या रोल ऑफ स्पेशल कम्युनिटीज़, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस वाली वीडियो में करवाए थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी जनरेट होंगे। ओके गाइज, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क क्लियरली। थैंक यू।